हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे, दैट इज़ एग्रीकल्चर। ठीक है, चैप्टर 1 एंड 2 में ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ, आप देख लेना। ओके, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, और ये वाले पार्ट को मैं स्किप कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। द ट्रांसफॉर्मेशन from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities। तो आपको याद रखना है कि हम जो प्लांट को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में, यानी कि सबसे लास्ट स्टेज में प्लांट जो है सबसे लास्ट स्टेज में हम उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो 3 टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहला हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी दूसरा हो जाएगा, और टर्शरी जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। प्राइमरी में बेसिकली आपको याद रखना है एग्रीकल्चर ही खुद आता है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आती है, यानी कि हम उसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। और टर्शरी में जो होती है वो सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो हम इसको तीनों को अच्छी तरह से समझेंगे नीचे। तो फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ जिसमें इंक्लूडेड होता है दोज दैट आर कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, नॉट ह्यूमन मेड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ह्यूमन मेड यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे बिल्कुल कम्प्लीटली नेचुरल रिसोर्सेज होंगी, जिससे हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो सब चीज़ से कनेक्टेड है डायरेक्ट नेचर से। उसकी हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि हम उसको निकाल रहे हैं और उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगी प्राइमरी एक्टिविटीज़। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गई, फिशिंग हो गई, गैदरिंग्स आर गुड एग्जांपल्स हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज़ की। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है जो कि कंसर्न्ड होता है प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब हमने ये सब तो ये क्या कर दिया, हमने नेचुरल रिसोर्स प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन कर लिया, ये सब चीज़ें थी। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेंड कर देंगे दूसरी स्टेज में, दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये कंसिडर करेगा प्रोसेस करना, मतलब हम यही प्राइमरी एक्टिविटीज़ की जो चीज़ें हैं उसको हम उसकी फॉर्म को बदलेंगे। ठीक है, उसको चेंज करेंगे। और ये रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चरिंग द स्टील, जैसे कि हमने स्टील बना दिया, ठीक है, आयरन से, फिर बेक करा ब्रेड को, वीव करा कपड़े को, ये सब एग्जांपल्स हो गई इस एक्टिविटी की। टर्शरी में ये हो जाता है कि देखो हमने तो एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके प्रोड्यूस किया, अब प्रोड्यूस एक्सट्रैक्शन के बाद फिर हम उसे उसका फॉर्म बदल दिए हमने, तो फिर फॉर्म बदलने के बाद फिर हम उसको तीसरी सर्विस में भेज देते हैं, तीसरी एक्टिविटीज़ में भेज देते हैं, वो होता है टर्शरी सर्विसेज। यहाँ पे क्या होगा कि ये चीज़ सब सामान बन गया है प्राइमरी और सेकेंडरी में पास होकर, अब हम इसको सर्विस यानी कि लोगों को भेज देंगे। ट्रांसपोर्ट हो गई, ट्रेड हो गई, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। यानी कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना, उसको हम टर्शरी एक्टिविटीज़ में डालेंगे। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स, ठीक है, और लाइव स्टॉक्स को रियर कर रहे हो या पशुपालन कर रहे हो। पूरे वर्ल्ड में 50% ऑफ पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में अभी इंगेज्ड है, यानी कि कर रहे हैं। और 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है वो स्टिल कहाँ है, डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में। 2/3 यानी कि हर 3 में से 2 क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है। अब फेवरेबल टोपोग्राफी हो जाए सॉइल की, अगर मान लो आपके देश में सॉइल जो है बहुत फेवरेबल है, यहाँ की टोपोग्राफी बहुत अच्छी है, क्लाइमेट अच्छी है, जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी को क्या करती है, कंड्यूस करती है, बहुत अच्छा होता है इन्वायरमेंट हमारे एग्रीकल्चर के लिए। तो लैंड जिसमें क्रॉप्स को ग्रो की जाती है, इसी को हम बोलते हैं एरेबल लैंड, यानी कि बहुत फर्टाइल लैंड है वो। मैप में आप देख सकते हो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो कि कंसंट्रेटेड आपको इस रीजन्स में दिखेगा पूरे वर्ल्ड में। सुइटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको सुइटेबल क्रॉप्स दिखेंगे जो एग्जिस्ट करता है। अब बिफोर गोइंग फर्दर बिलो, अब हम यहाँ पे वर्ड ओरिजिन देखते हैं। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जिसका अगर या एग्री मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर। ठीक है, सॉइल मतलब होता है अगर, अग्री मतलब होता है सॉइल,
कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन, तो सॉइल कल्टीवेशन इसका मतलब हो गया। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड दिखाई जा रही है, यानी कि कहाँ पे आपको फर्टाइल लैंड देखने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले हम देखते हैं तो आपको ईस्टर्न और सदर्न ईस्टर्न रेंज में आपको दिखेगा, और थोड़ा पार्ट्स आपको वेस्ट साउथ में दिखेगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर ऊपर देखना, यहाँ पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन से मिलेगा, पपुआ न्यू गिनी ये सब जगह में, ठीक है। फिर इंडिया में तो आपको एज अ होल मिलेगा, ठीक है, पूरा का पूरा क्या है आपको एज अ होल मिलेगा। चाइना की तरफ जाओगे तो सिर्फ ईस्टर्न साइड और साउथ टाइप में आपको मिलेगा। जापान भी एंटायरली क्या है, पूरा उसका लैंड फर्टाइल है। फिर यहाँ पे यूरोप आप देख सकते हो, ठीक है। रशिया में तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ पे यूजुअली बहुत सारी जगह में बर्फ़ ही जमी रहती है। अफ्रीका में भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, अफ्रीका में भी आप देख सकते हो कि कुछ कुछ जगह ही आपको लैंड जो है वो फर्टाइल अरेबल मिल रही है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती है। ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में आपको सिर्फ और सिर्फ ईस्ट साइड में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई अरेबल लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू नो, एग्रीकल्चर जो होती है वो साइंस होती है, द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक्स इज़ कॉल्ड फार्मिंग, ठीक है। ये एक साइंस है, एक आर्ट है, कला होती है, एक साइंस है जिसमें आप सॉइल में क्या करते हो, कल्टिवेट करते हो डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है, उसमें बढ़ाते हो, बड़े करते हो पेड़ को, जिससे आप क्या करते हो, लाइफ स्टॉक को भी पशुपालन करना, ये सब क्या हो जाता है, इसको फार्मिंग बोलते हैं। सेरीकल्चर मतलब होता है सिल्क वॉर्म्स की ये करना, उसको पालन पोषण करना, सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, तो फार्मर ये भी करते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं। सिल्क वॉर्म से वही कॉटन बनती है ना। पिसिस कल्चर होता है स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, यानी कि यहाँ पे फ़िश की ब्रीडिंग की जाती है पिसिस कल्चर में। विटीकल्चर मतलब ग्रेप्स की कल्टीवेशन की जाती है। हॉर्टिकल्चर मतलब बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब बेचने के पर्पज़ से यूज़ की जाती है, उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे एग्री, सेरी, पिस्की, विटी, ठीक है, और होर्टी, तो ये सब जो है ना, एग्री मतलब क्या हो गया, सॉइल हो गया। सेरी मतलब क्या हो जाता है, सिल्क वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स को बोलते हैं सेरीकल्चर। तो और पिस्की जो होता है ये साइंटिफिक नेम है मछलियों की, ठीक है। विटी मतलब ग्रेप्स होते हैं, हॉर्टी मतलब वही एनिमल वो होते हैं फ्लावर्स, वेजिटेबल, वो वेजिटेशन से रिलेटेड है। तो कल्चर मतलब आपको पता था, ठीक है, कल्चर मतलब हमने क्या पढ़ा था कि वो चीज़ की फार्मिंग होती है। तो ये सब एग्री, सेरी, पिस्की, विटी, पिस्की और फोर्टी, ये सब क्या है, फार्मिंग है। अब हम फार्म सिस्टम देखते हैं। एग्रीकल्चर और फार्मिंग जो होती है आप उसको देख सकते हो, लुक्ड एट एज अ सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम की तरह दिखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, और बहुत सारे मशीनरी जैसे हो गया, ट्रैक्टर हो गई, इरिगेशन की कैनल्स हो गई, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसके इनपुट्स हैं, आप देख सकते हो। इनपुट्स में आ जाएगा ट्रैक्टर, ठीक है, आप सीड्स यूज़ करते हो, केमिकल्स यूज़ करते हो, फिर प्रोसेसेस होती हैं, एंड देन आउटपुट आता है, दैट इज़ क्रॉप्स। फिर आप स्प्रे, प्लफिंग, ये सब भी करते हो, दैट इज़ प्रोसेस करते हो आप। फिज़िकल इनपुट्स में आ जाएगा सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल और कितना स्लोप है। जैसे आप स्टोरेज करने के लिए कोई जगह रखे हो, फिर आपको लेबर देनी है, फिर मशीनरी भी आप यूज़ करोगे, और बाद में अल्टीमेटली केमिकल्स यूज़ करोगे। तो फिज़िकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व अ प्लफिंग, प्लफिंग मतलब होता है जोतना, सोइंग मतलब होता है बीज को रोपना, इरिगेशन मतलब होती है आप पानी दे रहे हो वो पूरे प्लांट्स को, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग मतलब होता है, हार्वेस्टिंग मतलब तो वही होता है कि जब वो राइप हो गई तो आप उसको फसल की कटाई को बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। अब ये सब जो है ये आउटपुट है, यानी कि पूरा तैयार होकर बन गया है। तो क्या बन गया है, क्रॉप्स पूरे तैयार हो गए, वो सब जो इनपुट्स थे वो सब के बाद जो फाइनल आउटपुट हुए वो क्रॉप्स हो गई, वूल हो गई, डेयरी हो गई, और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए। अब हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखते हैं।
फार्मिंग जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें फार्मिंग को प्रैक्टिस की जाती है बहुत सारे तरीके में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। डिपेंड करता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन वहाँ का कैसा है, ज़्यादा बारिश होती है या ज़्यादा नमी बनी रहती है सॉइल में, पूरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ज़्यादा गर्मी होती है या बारिश कुछ सीज़न में होती है, नहीं तो नॉर्मली वो क्या रहता है, ड्राई रहती है। तो ये सब क्लाइमेटिक कंडीशंस और ज्योग्राफिकल कंडीशंस मतलब वही हो गया। ये डिपेंड करता है कितनी डिमांड है प्रोड्यूस की दुकान में, कमर्शियल वैल्यूज़ कितनी डिमांड है, लेबर कितनी लग रही है, किस लेवल की हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। फार्मिंग को हम क्लासीफाई करते हैं टू मेन टाइप्स में, एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, ये किस टाइप का फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है ताकि इसमें नीड्स को मीट किया जाए फार्मर्स की फैमिली को, ठीक है, फार्मर्स के जो फैमिली होते हैं ना उनकी नीड्स को मीट किया जाए। जैसे ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड्स लेबर्स आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। जैसे आप पहले देखोगे ना, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी पहले, इतना ज़्यादा नहीं। पहले लोग हल चलाते थे, ठीक है, बैल को लेकर हल चलाते थे, थोड़ा प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, स्मॉल आउटपुट रहती थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग फर्दर क्या हुआ, क्लासिफाइड हो गया एज इंसिस्टिव, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग में ही क्या दो सब कैटेगरीज को फर्दर डिवाइड किया, ठीक है, जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस है और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस है। नाम से ही लग रहा है, इंटेंसिव मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा आप उसको इंटेंसिवली प्रैक्टिस करोगे, यानी कि बहुत प्रेशर, ठीक है, प्रेशर दोगे सॉइल में, बहुत सारा ग्रो करोगे। प्रिमिटिव मतलब पुराना, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। फार्मर क्या करता है, एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड को क्या करता है, कल्टिवेट करता है। काफ़ी सिंपल टूल्स यूज़ करता है, यहाँ पे कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा अपना लेबर यूज़ करता है, यानी मेहनत। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट करेगी ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। तो वही सेम प्लॉट में ये क्या करेगा, एक से ज़्यादा क्रॉप को प्लांट करेगा, क्योंकि फर्टिलिटी अच्छी है और सनशाइन भी अच्छा है, क्लाइमेट अच्छी है। राइस इज़ अ मेन क्रॉप, ठीक है, राइस जो होता है वो क्या होता है, इनका मेन क्रॉप होता है, यानी कि राइस को तो ये क्या करेंगे, इनको ग्रो करना ही है। फिर अदर क्रॉप्स जैसे हो गए, गेहूँ हो गई, मेज़ हो गई, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स हो गए, तो इनको भी एक साल में दो क्रॉप्स की क्या हो जाती है, दो से ज़्यादा ग्रो करते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये प्रिवलेंट आपको दिखेगी थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ मानसून रीजन्स, ठीक है। तो ये मानसून रीजन के ही आपको, जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, यानी कि गंगा यमुना बेसिन्स में, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, यानी इंडिया भी आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होती है, इसका मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग, यानी कि इसमें आपको दिखेगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब वही स्लैश एंड बर्निंग हो जाती है, जिसमें एक प्लॉट ऑफ लैंड को क्या करते हैं, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ के जितने भी उसको छोड़ देते हैं कुछ वक्त तक, ठीक है, और दूसरी जगह दूसरी लैंड में शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उस जगह को जिसने छोड़ दी, तो वहाँ पे स्टबल बर्निंग भी की जाती है, ताकि वहाँ की जो रिटेन मॉइस्चर जो है वो सॉइल जो है वो मॉइस्चर को रिटेन कर कर रखे, और वहाँ की फर्टिलिटी को थोड़े टाइम के लिए वो छोड़ देते हैं, कुछ साल के लिए छोड़ देंगे, तो उनको थोड़ा टाइम गैप में सॉइल अपने आप फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। और एक नोमैडिक हर्डिंग होती है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है ये प्रैक्टिस की जाती है थिकली फॉरेस्टेड एरियाज़ में, जैसे अमेज़न बेसिन हो गई, जहाँ पे बहुत आपको फॉरेस्टेड एरियाज़ दिखेंगी। फिर ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, या फिर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गई। तो यहाँ पे आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा शिफ्टिंग कल्टीवेशंस। ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है, और तुरंत क्या होता है, वेजिटेशन तुरंत रीजनरेशन हो जाते हैं। यहाँ के जो प्लॉट ऑफ लैंड है उसको साफ़ कर दी जाती है, ट्रीज़ को काट दी जाती है और उनको जला दी जाती है। तो इनके जो एशेज़ होते हैं ये मिक्स कर दी जाती है सॉइल के साथ, और क्रॉप जैसे मेज़ हो गया, याम, पोटैटोज़ एंड कैसवा को ग्रो की जाती है।
आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, अगर फर्टिलिटी सॉइल की ख़त्म हो गई तो उस लैंड को छोड़ दी जाती है और कल्टीवेटर क्या करते हैं, एक नए प्लॉट ऑफ लैंड में मूव कर लेते हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। मैं फिर से इसको समराइज़ करके बता देती हूँ। ऐसा होता है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, तो अमेज़न बेसिन और ट्रॉपिकल अफ्रीका में, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया दिखेगा। साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये जो होती है ना, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल एरियाज़ में आपको दिखेगा, जहाँ पे तुरंत से क्या हो जाता है, वहाँ पेड़ पौधे ग्रो करना तुरंत शुरू हो जाते हैं, क्विक रीजनरेशन होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग जो होते हैं, पहले पेड़ काट छांट लेते हैं, वहाँ पे जितने पौधे पेड़ हैं सबको काट के आग लगा देते हैं। तो आग लगाने के बाद उनकी जो एशेज़ होती हैं उनको वहीं पर सॉइल में मिक्स कर देते हैं और उस लैंड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कुछ टाइम तक, ठीक है। छोड़ नहीं देते हैं, सॉरी। तो वहीं पर क्या करते हैं, वहाँ पे वो करते हैं वो एग्रीकल्चर। फिर एग्रीकल्चर करते रहने के बाद जब उनको लगता है कि उनकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, तो वो लैंड को छोड़ देते हैं कुछ टाइम तक, कुछ साल तक, फिर उसके बाद दूसरी लैंड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, झूमिंग बोलते हैं। झूमिंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन बोलते हैं, मिल्पा मैक्सिको बोलते हैं, रॉका ब्राज़ील लोग बोलते हैं, लदांग मलेशिया वाले बोलते हैं। ये सेम चीज़ है, सेम चीज़ की बस डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़। नोमैडिक हर्डिंग मतलब ये होता है पशु को इधर उधर बहुत दूर दूर जगह ले जाना, खाना खिलाने के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस की जाती है सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, यानी कि बहुत सूखी जगह जहाँ पे है ना, रेगिस्तान है, वो सब जगह, सेंट्रल एशिया एंड सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया। राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, यहाँ का जो हर्ट्समैन्स होता है वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहता है एनिमल्स को लेकर, और उनको फॉडर एंड वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। टाइम टू टाइम जहाँ से वो रास्ते पे जा रहा है उनको फॉडर और वाटर देने के लिए वो क्या करता है, टाइमली मूव करता है अलोंग डिफाइंड रूट्स, ठीक है। एक डिफाइंड रूट्स रहती है उनकी, वहीं पे वो आता जाता रहता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। अब ये मूवमेंट ये इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छा नहीं होगा, या वहाँ के टेरेन जो होंगे वहाँ पे अवेबिलिटी नहीं होगी रिसोर्सेज की जिसको इनके डोमेस्टिक एनिमल्स खा सकते हैं। तो शिप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। इनको पशुपालन की जाती है, शिप को, कैमल को, याक को या गोट्स को। ये प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड उनके परिवार को, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। कमर्शियल फार्मिंग जो होती है, ठीक है, ये फार्मिंग जो होती है इसमें क्रॉप्स को और एनिमल्स को रियर्ड की जाती है ताकि उसको दुकान में बेचा जा सके। ये एरिया को कल्टीवेट की जाती है, अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज, ठीक है। तो अगर बेचना है तो बहुत ज़्यादा कैपिटल आप लगाओगे, बहुत सारा ग्रो करोगे। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स, तो यहाँ पे ज़्यादातर मशीन्स को हम यूज़ करते हैं कमर्शियल फार्मिंग में, ठीक है। इसमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, मिक्स्ड फार्मिंग होती है और प्लांटेशन एग्रीकल्चर एसोसिएटेड है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जिसमें क्रॉप्स को ग्रो की जाती है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, जैसे वीट और मेज़ हो गई, ये कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स हैं। मेजर एरियाज़ व कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग प्रैक्टिस्ड विद टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि बहुत सारे मेजर एरियाज़ है जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन की फार्मिंग की जाती है या प्रैक्टिस की जाती है टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में। तो ये सब एरियाज़ जो है ना, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, ठीक है। बहुत दूर दूर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स में क्या है, वो फैले हुए उनके लैंड्स, ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए, जो कि बहुत ही कम पॉपुलेटेड हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विंटर होती है ना, तो ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं सीज़न में कि आप सिंगल क्रॉप ग्रो कर सकते हो। मिक्स्ड फार्मिंग में लैंड को यूज़ की जाती है कि वहाँ पे आप फूड और फॉडर क्रॉप्स दोनों क्या कर सकते हो, फूड क्रॉप वो रियरिंग, और साथ में एग्रीकल्चर के साथ साथ आप क्या करोगे, लाइफ स्टॉक को भी रियर करोगे।
ठीक है। तो ये प्रैक्टिस की जाती है यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में। प्लांटेशंस, ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी प्लांटेशंस तक। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।